अगर पावर की बात करें तो बाइक बहुत ज़्यादा पंची है। मेरे को वो एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग हर बार आई है। और एक दो इशू भी मेरे को फेस करने में आए हैं। तो मेरे को इसके डिस्प्ले में एक वार्निंग आई थी जो कि था APS सेंसर फेलियर। तो अपनी बाइक के ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 41 किलोमीटर्स रहते हैं बस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं करने जा रही हूँ अपने पंची का, इसका निकनेम पंची है, ओनरशिप रिव्यू 10,000 किलोमीटर्स वाला। तो ये मैंने फेब में परचेज़ करी थी और विद इन 5 मंथ्स मैंने 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए। ऑल्दो जो ये जुलाई वाला महीना है, जुलाई में मैंने राइड कहीं की नहीं करी, तो 5 महीने में 10,000 हो गए, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल, लद्दाख और स्पीति कवर कर लिया है। तो आज हम इस बाइक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करेंगे। नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं। 10,000 किलोमीटर मैंने चलाई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फील हुई। पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं और उससे भी पहले हम स्पेक्स की बात करते हैं मोटा मोटा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंजन की। इसमें 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये आरई की पहली ऐसी बाइक है जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आया है और ये इंजन 40 bhp की पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो वो 17 लीटर का आता है। अगर बात करें इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो है 230 mm और सीट हाइट इसकी एडजस्टेबल है 825 to 845। और इसकी लो राइडर सीट रिसेंटली ही लॉन्च हुई है जिसकी सीट हाइट मिनिमम 805 mm तक जाती है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने वो सीट इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने 3 महीने पहले ही इसकी सीट का कुशन थोड़ा छिलवा लिया था और ऊपर से मैं एयर सीट भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे को लो राइडर सीट का कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, पहला नीचे बाकी 5 के 5 ऊपर। और इसका फ्रंट सस्पेंशन अपसाइड डाउन है जिसका ट्रेवल 43 mm है। अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें मोनोशॉक आता है रियर में और इसका रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है। अगर हम इसके लाइट्स की बात करें तो पूरा इस पे LED सेटअप आता है, हेडलैम्प भी LED आता है, इंडिकेटर्स भी LED आते हैं और जो टेल लाइट है वो इंडिकेटर्स के साथ मर्ज है। अगर मैं ब्रेकिंग करती हूँ तो उसमें ही टेल लाइट मतलब रेड वाली लाइट जलेगी। फ्रंट टायर 21 इंचेस का है, रेयर टायर 17 इंचेस का है। और अगर इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इसकी विड्थ है 140, जो कि अच्छा खासा देखने में वाइड लगता है, ब्रॉड लगता है। और ऑन पेपर जो इस बाइक की टॉप स्पीड है ना वो अराउंड आई गेस 160 या 165 है, बट जो मैंने 10,000 किलोमीटर चलाई है उसमें जो मेरी टॉप स्पीड रही है वो रही है 154 किलोमीटर पर आवर। और इसमें 4 इंचेस का TFT डिस्प्ले आता है जो कि अभी बहुत माइन्यूट सा ब्लिंक कर रहा है, बट कभी कभार ये बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक करता है। इतना ब्लिंक करता है कि आधी स्क्रीन वाइट और आधी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बट नेचुरली नॉर्मल आंखों से देखने में वो ब्लिंक नहीं करता है, कैमरा में ही करता है। और मेरा काम है व्लॉगिंग करना, मेरे को GoPro से रिकॉर्ड करना होता है, तो जो उसकी ब्लिंक करने वाली दिक्कत थी ना, उससे GoPro की फुटेज का मज़ा चला जाता था। तो इस वजह से मैंने एक नई चीज़ उसमें लगवाई है जो कि है ये एप्पल कारप्ले। और इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS है। इस बाइक में स्पोक व्हील्स आते हैं और ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। हालांकि जो रिम है वो अभी ट्यूबलेस नहीं है, तो कंपनी ने लॉन्च के टाइम पे क्लेम करा था कि वो बहुत जल्दी ट्यूबलेस रिम लॉन्च करेंगे, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, हो जाएगी आने वाले टाइम में। बट मैंने उसमें एक जुगाड़ कराया हुआ है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर मैं इस बाइक के डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कैची है। जब मैं इस बाइक की टेस्ट राइड लेने गई थी और मैंने फर्स्ट टाइम जब बाइक को देखा था तो इसका निकनेम तभी मेरे माइंड में आ गया था, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बर्ड, तो आई कॉल इट पंची। और मेरा पंची बहुत प्यारा है। इसका टैंक देखने में बहुत बड़ा लगता है, लगेगा भी क्योंकि 17 लीटर का टैंक है। और मैंने इसका एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करा था जिसमें इसकी माइलेज आई थी 36 kmpl, विच इज़ वेरी ग्रेट बीइंग अ 450 cc इंजन। और इसका इंजन कुछ ऐसा दिखता है। अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट की तो बहुत ज़्यादा स्लीक एग्जॉस्ट है। सिंगल सिलेंडर बाइक है जो कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि आज सुबह सुबह भी बारिश हुई थी, तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। सुबह तक साफ़ थी, जैसे ही मैं यहाँ शूट के लोकेशन पे आई रास्ते में पानी भरा था और देखो बाइक का क्या हाल हो गया है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंफर्ट से मेरा मतलब है, अगर इसके मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ, एक तो वो मोनोशॉक है, मोनोशॉक्स यूजुअली कंफर्टेबल ही होते हैं और वो एडजस्टेबल भी है, तो मैंने उसको सबसे नीचे एडजस्ट करवाया हुआ है, फिर भी मेरे को बाइक कंफर्टेबल लगती है। और मेरे लिए 825 mm सीट थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब मेरा बस टिप टो होता था, तो मैंने इसकी सीट पे थोड़ा काम करवाया है। इसकी सीट जो है वो मैंने कट आउट करवा दी थी, तो उसमें शायद 10 या 15 mm कटी हो गई, लेकिन उससे ना 2 चीज़ें हो गई जो कि नेगेटिव साइड पे चली गई। एक तो इसका कंफर्ट कम हो गया, दूसरा ये थोड़ी सी स्कूप्ड आउट बन गई और
सीट जितना ज़्यादा स्कूप्ड आउट होगी उतना आपको वो लंबी राइड्स में अनकंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने सीट कटवाने के बाद जब लॉन्ग राइड्स लगाना शुरू करा तो पहली राइड में इट वाज ऑल गुड, मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि ज़्यादा पैर टिक रहे थे, और फिर टाइम के साथ मुझे बैक पेन इशू होना शुरू हो गया। तो उसके बाद से मैंने एयर सीट यूज़ करना शुरू करा। इस सीट का क्या फ़ायदा रहता है कि मैं जब मुझे चाहिए होता है, जब मैं हाईवे पे होती हूँ तो मैं उसमें हवा इन्फ्लेट कर लेती हूँ, एंड ऑफ रोड के टाइम पे ही मैं उसको डिफ्लेट करती हूँ, क्योंकि ऑफ रोड में गड्ढे होते हैं और अगर मेरा पैर गड्ढे में चला गया गलती से तो बिल्कुल ही नहीं संभलेगी। अभी मैंने इसके साइड स्टैंड पे साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवा रखा है, तो साइड स्टैंड से इसको उठाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। विदाउट साइड स्टैंड एक्सटेंडर होती है फॉर माई हाइट पीपल। और सीट ट्रिम करवाने के बाद और उस पर एयर सीट लगाने के बाद मेरा इतना पैर टिकता है। बिना सीट ट्रिम करवाए 825 वाली सीट हाइट पे मेरे इतने पैर टिकते थे, टिप टो होता था बस। तो ये एक फ़र्क आया है, प्लस मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया इसकी हैंडलिंग में कॉन्फिडेंस पहले भी था जब इसकी स्टॉक सीट थी, पर तब दिमाग में एक डर रहता था कि यार कोई गड्ढा आएगा और मुझे वहाँ अगर रोकनी पड़ गई तो मैं क्या करूँगी। तो सीट ट्रिम करवाने के बाद वो डर ख़त्म हो गया है। और जो बाइक का टॉप हैवी लगता है, ना तो वो मनूवरिंग के टाइम लगता है, ना वो टर्न लेते टाइम लगता है, वो तभी लगता है जब बाइक थोड़ी सी झुक जाती है कि आप कट मार मार के निकलती है ना ये बाइक ट्रैफिक से। मनूवरिंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने ली थी ना तब मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ट्रैफिक से इसको निकालने में, क्योंकि इससे पहले मैं हंटर चलाती थी। हंटर में और इस बाइक में बहुत बड़ा डिफरेंस है और एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आसान लगने लग जाती है। मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बीइंग 5'3" में इतनी बड़ी बाइक इतना ईजिली कैसे हैंडल कर लेती हूँ। तो जब स्टार्टिंग थी इस बाइक की तब मेरे लिए इतना आसान नहीं था हैंडल करना। ये चीज़ भी एक्सपीरियंस के साथ आई है। तो एवरीथिंग कम्स विद एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ कम्स विद एक्सपीरियंस। एंड दिस इज़ द टॉप मॉडल हार्ले ब्लैक। मॉडल्स की अगर बात करूँ तो बस कलर का डिफरेंस है सारे मॉडल्स में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कलर वाइज बेस मॉडल और टॉप मॉडल है, और इसका एक शोरूम प्राइस है 2,98,000 रुपीज़ दिल्ली में। इसका क्लच बहुत स्मूथ है, इसमें चार्जिंग पोर्ट भी आता है, एंड द सस्पेंशंस आर पावर्ड बाय शोवा। मैंने लद्दाख से दिल्ली तक नॉन स्टॉप करा था, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स थे, तो वो मैंने ना वन गो करा, बट मेरे को बॉडी पेन एज सच कुछ भी फील नहीं हुआ। तो इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही बढ़िया है, और इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है। अगर पावर की बात करें तो बाइक बहुत ज़्यादा पंची है, तभी मैं इसको पंची बोलती हूँ। जस्ट किडिंग। इसमें 40 bhp का पावर है, और मेरे हिसाब से ये इनफ है। आपको हाईवे पे या ऑफ रोड पे किसी भी टेरेन की आप बात कर लो, आपको इसमें कोई कमी फील नहीं होगी। बस थोड़ा सा हैवियर साइड पे ये बाइक आती है। इस बाइक का कर्ब वेट है 197 kgs, और जब मैं राइड पे जाती हूँ तो जो मेरा लगेज होता है तो वो सब ऐड होके इसका वेट 230 तक तो पहुँच ही जाता होगा। और ये सब बातें थी इसके स्पेसिफिकेशंस की। अगर मैं फ़ील की बात करूँ, जो मुझे इतने टाइम में फ़ील हुआ है वो ये है कि जब भी मैं इसको चलाती हूँ, जैसे मैं कोई राइड करके आई हूँ बहुत ही लंबी, राइड से आने के बाद 2-3 दिन रेस्ट करा है और मैं फिर से बाइक पे बैठ के निकली हूँ ना, तो मुझे वो नई वाली फीलिंग आई है। मेरे को वो एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग हर बार आई है, मेरे को वो मज़े वाली फीलिंग हर बार आई है। और जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो आपको ये बाइक थोड़ी ऊंची फील होगी। ऊंची एज इन जब आप रोड पे चलते हो तो मान लो चलते चलते आपके बगल में कोई SUV आ जाती है तो आपको उसको देख के फील होगा कि आप बहुत ऊंचे बैठे हो, मतलब ज़मीन से बहुत ऊपर बैठे हो। गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है। और मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो अच्छी खासी ब्रेकिंग है इसकी। ऑल्दो अभी इसके 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो रियर वाले ब्रेक थोड़े बहुत रहते हैं, तो मुझे नेक्स्ट राइड से पहले वो चेंज करवाने पड़ेंगे। बाकी ब्रेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। और जब भी लोग हिमालयन की बात करते हैं या रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो वो वाइब्रेशन की ज़रूर बात करते हैं। तो मैं अगर वाइब्रेशन की बात करूँ, 4,500 RPM तक तो कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होती। उससे ऊपर के RPMs में वाइब्रेशन नहीं बोलूँगी, बज़ बोलूँगी। बज़ फील होता है फुट पैक्स पे, बाकी और कहीं टैंक पे या हैंडल बार पे ऐसा कोई वाइब्रेशन या बज़ कुछ भी नहीं मुझे फील होता है। एंड बीइंग अ लिक्विड कूल्ड इंजन, इस बाइक का जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ही कम है। अभी चेक करते हैं कि कितना है। मैंने फ़िलहाल बाइक का एयर फ़िल्टर चेंज कराया हुआ है, वे टू स्पीड का एयर फ़िल्टर इसमें डला हुआ है, तो उससे इसका लो एंड टॉर्क थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा हो रहा है इंजन में। तो 4th गियर पे ये अभी 25 पे जो चल रही है, ये उसी एयर फ़िल्टर की वजह से चल रही है। 3rd गियर की अगर हम बात करें तो 3rd गियर पे इट्स गोइंग डाउन टू 20। 2nd गियर की बात करें, मैं क्लच छोड़ दे रही हूँ, बिल्कुल ही क्लच नहीं पकड़ रही हूँ। दूसरे गियर में ये जा रही है 16। पहला गियर डालते हैं,
9 10 9 10 9 पे फ्लक्चुएट करती है। तो ये ट्रैक्टिबिलिटी इतनी बेटर एयर फिल्टर चेंज करने के बाद हुई है। नॉर्मल फिल्टर में इसका लो एंड टॉर्क इतना बेटर नहीं है। अब आते हैं इस बाइक के नेगेटिव्स पे, और एक दो इशू भी मेरे को फेस करने में आए हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव जो इसका है वो ये है कि इसका जो टॉप है, टैंक वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अप टू द मार्क नहीं है, और एक बार बाइक झुक जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा वेट उसका टैंक के आसपास ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कि ये बाइक उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो एक दो चीज़ें होती है, जैसे मेरी हाइट 5 साढ़े 3 है, फिर भी मुझे ये था कि मुझे ये बाइक लेनी है, क्योंकि इस बाइक से मैं बहुत जगह जा सकती हूँ। इस बाइक से मैं लंबे टूर कर सकती हूँ। इससे पहले मेरे पास हंटर थी, उसकी सीट हाइट 800 mm होती है, पर मैं उस बाइक से लंबे टूर नहीं कर सकती। तो इस बाइक को मेरा लेने का पर्पज़ यही था। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो पहले अपना पर्पज़ सोल्व करो, और अगर आपको भी राइड्स लगानी है और आपकी हाइट 5'4" या 5'5" भी है ना, तो आँख बंद करके ले लो। टाइम के साथ इट विल गेट बेटर, एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इस दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा यूज़ टू होने में, और लॉन्ग राइड्स पे तो कंफर्टेबल है ही ये बाइक। यूज़ टू होने के बाद मेरे को इसको सिटी में चलाने में भी मज़ा आता है। मैं ट्रैफिक में भी इजीली मनूवर कर लेती हूँ। और दूसरी नेगेटिव चीज़ या इशू ये है कि जब मैं लद्दाख से वापस आ रही थी तो मेरे को इसके डिस्प्ले में एक वार्निंग आई थी, जो कि था APS सेंसर फेलियर। अब मुझे नहीं पता APS सेंसर फेलियर होता क्या है, बट मैंने अपने लोकल मैकेनिक को कॉल करा तो उसने मेरे को सजेस्ट करा कि आप थोड़ा बाइक को छाँव में लगा दो, टैंक थोड़ी देर खोल दो, उसमें शायद हवा पास नहीं हो रही है, इसीलिए वो आ रहा है। और APS सेंसर फेलियर के टाइम पे हुआ क्या था कि जब मैं बाइक को एक्सेलरेट कर रही थी ना, तो उस टाइम पे ये लगा लो पूरा थ्रोटल खींचने के बाद भी 10-15% ही एक्सेलरेट हो रही थी, उसमें भी बीच बीच में लैग मार रही थी। ऑल्दो ये प्रॉब्लम बाइक का टैंक खोल के छाँव में खड़ी करने से ठीक हो गई थी, बट इट वॉज एन मेजर इशू। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को रेटिंग देना चाहूँ या मार्क्स देना चाहूँ आउट ऑफ 10, तो मैं इसको दूंगी 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे बजट वाली बाइक है, और बहुत ज़्यादा फीचर्स है इस बाइक में। तो उस हिसाब से जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करी गई है। जब आप इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स दे देते हो तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कट करना पड़ता है। तो बात करूँ अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो इसमें स्टॉक हैंडल बार आता था वो इतना स्टडी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ्रेजाइल लगा, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों से सुना है जो लोग हिमालयन ओन करते होंगे उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उनका हैंडल मुड़ जाता है। मतलब अगर हैंडल कहीं भी लगा या आपकी बाइक गिरी तो वो हैंडल मुड़ जाएगा। तो वो एक थोड़ा इशू है इस बाइक में, मेरे साथ भी हुआ था। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने इसमें हिमालयन 450 का हैंडल बार लगवाया है, और ये कैसे लगवाया है, क्यों लगवाया है, स्टॉक वाले हैंडल बार में क्या दिक्कत थी, ये सब के लिए मैं एक मॉडिफिकेशन वाला वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें बता दूंगी। तो मैंने बाइक में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाए हैं इसको लॉन्ग राइड फ्रेंडली बनाने के लिए। पर ये बाइक जितनी भी हैवी हो, जितनी भी कमियां इसमें हो, हर राइड के लास्ट डे पे मैं अगली राइड के बारे में सोचती हूँ कि अगली राइड पे मैं कब जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने पंछी को चलाना। और मैंने और मेरे पंछी ने अभी 10,000 किलोमीटर साथ में कवर करे हैं। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस बाइक पे सैडलिंग करने में। और मज़ा पता है दुगना कब होता है, जब बहुत लंबा ऑफ रोड पैच हो और आपको सैडलिंग करनी हो और आपके आगे कोई भी व्हीकल ना हो, क्योंकि आगे कोई व्हीकल नहीं होगा तो आपके ऊपर धूल नहीं उड़ेगी, तो आप आराम से सैडल करते हुए अपने बाइक को कुदाते हुए लेके जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाना और लाइक बटन भी प्रेस कर देना। बाकी मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करो, और जितने जल्दी होने वाले थे उससे भी जल्दी हो जाए। तो इसमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस है उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल एक राइड होने वाली है और वो मॉनसून राइड होगी, तो वो राइड कंप्लीट करके मैं इसका मॉडिफिकेशन का एक वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय।